भाई कैमरा नीचे नहीं आना चाहिए कोई सा। पहले तो सभी को राम राम जी। आज मंच पे अभी तक चले गए आपके टीम से विधायक लीडर साहब, प्रधान सही कर रहे हैं। आवाज ठीक आ रही हो बता देना जी, गड़बड़ हो तो मैं ठीक कर लूँ। प्रधान देवव्रत जी ढांडा साहब, जिन्हें सब जानते हैं, आपके प्रधान इस धर्मशाला के, महासचिव श्री सुरेंद्र जी खटकर, सचिव श्री दलीप सिंह रोआ, कोषाध्यक्ष राय सिंह सारण, श्री बलजीत सिंह जी एडवोकेट, श्री राजवीर सिंह जी कटारिया, श्री जगत सिंह रेडू, रणदीप जी सारण, श्री रामराज राठी, श्री कृष्ण बेलीवाल, रूपराम चैन बार अध्यक्ष, रोहतास जी ढांडा, जसवीर जी कुंडू, सतीश राजाराम, रामफल खरम, कुलदीप ढांडा, प्रधान बारा का, ओम प्रकाश जी ढांडा, जाट दरबार संस्था के सभी सदस्यगण और सारे जींद जिले की कटी हुई सारी चौधर, सारे इस भवन के निर्माता को, सब सदा तक हमारे ठिकाना बनाने वाली हाजिरी उपस्थित महानुभाव सभी को राम राम। मीडिया के साथी, मैं सर छोटूराम की जयंती हमारे बहुत बड़े महान पुरुष रहे हैं। समय अपने हिसाब से चलता है और वो इतिहास बना के जाता है। कोई अशोक सम्राट से नहीं मिला, कोई चंद्रगुप्त से नहीं मिला, कोई अकबर से भी नहीं मिला, पर उनके नाम आज भी है। हमारे समाज में जो सर छोटूराम कर गए, जो चरण सिंह कर गए, जो देवीलाल कर गए, वो सदा तक वो चीजें जिंदा रहेंगी। और उनके प्रति हम जब समर्पित होते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है, हमारी हिम्मत बढ़ती है और ये आयोजन इस करके ही हुआ करते हैं। मैं पहले तो उनके कार्य क्षमता, उनके करे हुए कार्यों को जो उन्होंने हम सब में एक जागृति पैदा करी, उसके लिए इस आयोजन से सभी उपस्थित लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और ये मुझे गिना रहे थे कि जी कमरा बनना है, किचन में टाइलें लगनी है, एक रूम बनना है। अब ना तो ये जे या ना मैं जे ही हूँ। वो प्रधान जी ठीक कह रहे थे, सोच रहा था कई बार मैं इनकी स्पीच सुन के कि कितना दूँ नहीं दूँ, बड़े कई देर से 15 मिनट से फंसा हुआ था इस मामले में। अगर आपके चेहरे देख रहा हूँ, इस समाज को देखता हूँ, हमारी रैली है भीड़ देखता हूँ, जिनका समस्त हरियाणा देखता हूँ, तो फिर थोड़ा सा मन ये करता है कि नहीं इन्हीं का दिया है, इन्हीं को दे देना चाहिए। मैं आपको 21 लाख रुपए जाट डलवाना चाहिए। जोरदार ताली भाई। माफ करना, आवाज ठीक आ रही है ना जी। सभी मंत्रियों को पैसा मिलता है, मुझे भी 7 करोड़ रुपया साल का मिलता है। और मैंने देखा है बहुत लोग अपने हल्के से बाहर नहीं खर्च करते हैं। मैं आपसे बताऊं, इससे पहले मैं पलवल भी ले आया, गुड़गांव जाट धर्मशाला भी ले आया, और मैं जहाँ जाता हूँ देना पड़ता है। चौधरी साहब का नाम है, बाहर में भी बाहर के अध्यक्ष जी कह रहे थे भिवानी गोल्डन जुबली बना रहे हैं, वहाँ भी जाना पड़ रहा है, गौशाला में भी जाना पड़ता है। हल्के में भी जाता हूँ तो लोग कपड़े फाड़ते हैं कि जी गलियों के दे दो, इसके दे दो, फलां दे दो। तो 7 करोड़ रुपए से बांटना पड़ता है। चिंता हो जाती है कि कितना गया कितना रह गया, पर शुरू यहीं से करा है। और मैं आपको गलत नहीं कहता, क्योंकि मार्च तक तो बढ़ गया। मार्च टू मार्च का ऐसा होता है, 1 अप्रैल से हमें मिलेगा। पहली कलम में आपके 3-4 धर्मशाला के लिए लिख के जा रहा हूँ 21 लाख, और आपको 15 अप्रैल से पहले आ जाएगा। जैसे ही मुझे इस साल का पैसा आएगा, सबसे पहले चेक आप कर बैठूंगा जी ये होगा। ये तो एक बात थी। अब अगर आप चाहो कि किस सब्जेक्ट में बोलना है तो मुझे वो सब्जेक्ट भी बता दो, खुली बात करूंगा। बता दो जी क्या सुनना चाह रहे हो। सारे बैठे हो, खुल के आपकी दिलचस्पी उसी पे करो।
क्या कह रहे हैं? मैं जो कह रहा हूं ना जी, देखिए जिनके लिए आया था उनके लिए आपने भी श्रद्धा कर दी, मैंने भी कर दी। जिस फंक्शन के लिए बनाया था वो पैसा दे दिया। अब मैं कह रहा हूं जैसी आपकी रुचि हो वैसा ही मैं बोल लूं 15 मिनट। अब मैं अगली बात आपसे कहूं, भाई खुली बात करना, मैं गलत कहूं तो मुझे रोक देना, ठीक कहूं तो मेरी बात सुन लेना। सारे किसान बैठे हो ना, मैं भी कहता हूं मैं किसानों का बेटा हूं। ऊषा साहब भी यही कहते हैं, ओम प्रकाश जी भी यही कहते हैं, शिव बंसीलाल भी यही कहते थे, शिव देवीलाल भी यही कहते थे, शिव चरण सिंह सर छोटू राम भी यही कहते थे। अब मैं एक बात खुला सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि किसी नेता ने बीज की इजाद करी हो तो बता दो। किसी किसान नेता ने ट्यूबवेल का कोई बोर बिठाया तो बता दो, उसने ये दिया तो। किसी नेता ने कोई तुम्हारे चीज को, खेत को कोई नया परिवर्तन कराओ तो बता दो। ये तो आप लोगों ने कहा है। ये तो अगर तुम्हें, मैं आपको एक बताऊं, अभी पिछले जब भैंस चल रही थी, किसानों का बड़ा आंदोलन चलता था, चीन वालों ने घड़ा अलग उठा रखा था, खुली बात करूंगा। उन दिनों में एक टीवी पे बराबर आके मैं जरा बड़ा संभल के बोलता था कि कोई भी बात गलत तो नहीं निकले। फैसला दिल्ली का था, कुछ भी नहीं कर सकते। बादल साहब के बेटे की बहू सेंटर में मिनिस्टर थी, कैबिनेट मिनिस्टर थी, इस्तीफा दे के आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारा अभय भी इस्तीफा दे के गया, दोबारा बंद किया कि आंदोलन कुछ तो एक्ट तो नहीं बदले। एक्ट तो मोदी साहब ने जब वापस लिए तब बदले। अब आपने कह दिया तो मैं खुला बनूंगा, सुनना मेरी बात। एक्ट वापस हो गए, आपकी मजबूती, आपका दिल्ली में डेरा लगाने, आपके उस बात से एक्ट वापस हुए। उन्होंने लोगों की खुला गाय के लोगों की भावना देख के कहा। और टिकैत साहब ने भी ये कहा कि ना कोई जीता ना कोई हारा, लीड तो वो कर रहे थे, खटखट टोल में तुम बहुत कट्टे हुए थे। कंडेला गांव में कभी इतना कट नहीं होता हुआ था, समय होता है। आज जो टिकैत साहब आए वो भीड़ नहीं होगी। ये वो क्या कहते हैं, समय और परिस्थितियां उसकी भूमिका तय करती है। अब मैं अगली बात बताऊं, एक दिन टीवी पे बहस होगी, टिकैत साहब भी थे, चरूंगी थे, और एक कांग्रेस का कोई चेहरा था, एक तरफ से मुझे ले लिया। मैं उन्हें पूछने लगा कि ये भी किसान नेता है, मैं भी किसान का बेटा हूं, इन्हें ये पूछो कि एक किले में सरसों का बीज कितना पड़ता है। इन्हें ये पूछ लो कि एक एकड़ में, क्योंकि गेहूं का सबको पता होता है, धान का भी पता होता है, पंजीरी लगती है। मैं कहने लगा मुझे ये बता दो, इन्हें पूछो कि एक एकड़ में बाजरे का बीज कितना पड़ता है। तो सारे चुप हो गए जी, दाएं बाएं देखें। मैं कहने लगा इन्हें पूछ लो कि दुनिया, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा साइंटिस्ट कौन था। आज मैं बता रहा हूँ आपको कि जिसने बढ़िया बीज इजाद करे, जिसने रेवोल्यूशन जो लेके आया, जिसने सारी गेहूं की नई नस्ल पैदा करी, उसको साइंटिस्ट का ये नाम बताता। दोनों नहीं बता सके। मैं बता रहा हूँ, रिकॉर्ड पे है, गूगल चला के देखें। डॉक्टर वेंकटरमन थे हिंदुस्तान के सबसे बड़े साइंटिस्ट, जिसने किसान की किस्मत को बदला है। और दुनिया का अगर सबसे बड़ा साइंटिस्ट देखे तो डॉक्टर बोरलॉग थे, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा साइंटिस्ट था, जिसने सारी दुनिया में तहलका मचा दिया। भाई समय से, हालात से फैसले करने के लिए 2-3 दिन से चर्चा चल रहा है। पहले तो मैं थोड़ा सा किसान की बात को कंप्लीट करूं, फिर अगले चर्चे पे आऊंगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि दुनिया में अगर आप देखें, जापान से लेके अमेरिका तक मैंने खूब स्टडी किया है, 2% से लेके 7% लोग खेती करते हैं, कोई खेती नहीं करता। छोड़ के खेती धंधा फायदे का नहीं था। मैं उदाहरण भी दूंगा। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान ऐसे देश है जहाँ 70% लोग खेती करते हैं, 65%, 70%, ठीक है, अंगड़ा तो नहीं है, पर इसके बीच कहीं है। और खेती 1 एकड़ में अगर घर के 7 मेंबर हो तो वो बिजनेस लाभ पर तो कोई नहीं सकता। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। अब जब रोहतक में खेती कर रहा है, सोनीपत में कर रहा है, 1 एकड़ में भी डिवीजन हो गया। बताओ कैसे वो खेती, कैसे काम चलेगा उसके। नंबर 2, कोई खेती नहीं करता, हमारी मजबूरी है। हम पे अगर दूसरा धंधा हो तो कोई खेती नहीं करेगा, दूसरा काम करेगा। मैं अगला उदाहरण दे रहा हूँ। ये आप उड्डा में बैठे हैं ना,
यहाँ जनखरे आदमी गांव के आ रहे हैं, मुझे पता है। और वो है जो या तो टीचर थे, या फौज में थे, या पुलिस में थे, या कोई बीडीओ तहसीलदार रिटायर हो गया। जो गांव का लड़का था, रिटायर होने के बाद उसने यहाँ मकान बना दिया, बच्चे पढ़ा दिया, उसका घर आज जो गांव में उसके भाई है, किरणों के मुकाबले नहीं है। एजुकेशन ने सब देश के दुनिया के पैरामीटर्स बदल दिए। जो पढ़ लिख गया उसे ऑप्शन पता लग गया, उसे नहीं ये करना 50 चीजें सामने आ गया, गलत कर रहे, खेती वाला खेती में बैठे हैं। मेरे फादर के पास कई बार ओम प्रकाश जी स्टेज पे कहा करते हैं, जो देवीलाल के अंग्रेजों के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, 1947 से पहले, जब तो देश की आजाद हुआ था, अंग्रेज राज करते थे, उससे पहले मुगल राज्य था। और उस वक्त हमारे पास रिकॉर्ड पे है ये 1800 एकड़ के मालिक थे जो देवलाल साहब। और उसके बाद जो हम समझते खेती में धंधा नहीं है, हम बाग लगा रखते हैं, सबको पता है किन्नू के हमारा 3 अब के लोगों का जिसकी बहुत बढ़िया मेहनत थी, 8 लाख रुपए एकड़ का गया। 3-3 लाख रुपए के एकड़ तो आम बाग गए किन्नू के। आम जो खेती गेहूं करता है या कपास की बाड़ी की खेती करता है, उस हाथ से तो गुजारा ही नहीं करता, बैंक का इंटरेस्ट भी नहीं वापस होता। तो किसान की इस आंदोलन से चलो एक ठीक था, उस एक्ट में भी मैं आपसे बताऊं, ना आपने पढ़ा ना मैंने पढ़ा, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। विधानसभा में हमारे 90% एमएलए ऐसे थे जिन्हें पता नहीं कि ये एक्ट क्या है, और पार्लियामेंट में 50% मेंबर्स जिन्हें पता नहीं था। एक प्रचार हो गया कि जी अडानी आ जाएंगे, अंबानी आ जाएंगे, सारे घर गाँव सत देंगे, और बोले खेत में जाओगे तो पास हो जाना पड़ेगा, इसी पे किसान खड़ा हो गया। ये प्रचार हुआ कि नहीं हुआ? प्रचार से ही हो गया। चलो वो अब अध्याय खत्म हो गया, उस पर अब ज़्यादा मैं बहस नहीं करूँगा, पर मैं आपसे कंपैरिजन बता रहा हूँ। आपके शहर में देख लो, जेल कचहरी के पास देख लो, बस अड्डे के पास देख लो, तहसील के पास देख लो, रेडी लगती है। रेडी पे जितना उस पर, चाहे वो सब्जी की है, चाहे वो फ्रूट की है, चाहे उस पर दही बन रहा है, उस आदमी की रेडी की कीमत प्लस उससे जितना सामान बढ़ा है उसकी 1 लाख से ज़्यादा कीमत नहीं है। और आप रेडी वाले से पूछ लेना, 5000 रुपया रोज का कमाता है जेल में काम में। 1 लाख की कीमत 5000 रुपया रोज कमाता है। उसका बच्चा पब्लिक स्कूल में पढ़ने जाता है, रिक्शा में बैठ के जाता है, घर में एंट्री ना लगाए। और हमारे यहाँ मतलब 1,50,000 रोज का मतलब महीने के उसके 1.5 लाख और साल के 18 लाख। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट, साल के 18 लाख कमा रहा है। हमारे यहाँ आपके जींद में 3 एकड़ के तो मालिक बहुत होंगे जी, 4 एकड़ के। हमारे यहाँ सरसा फतेहाबाद में 5-7 एकड़ तो आम जमींदार के हैं, 20 वाले भी है, 50 वाले भी है। हमारे चौटाला गांव में 50 एकड़ से ऊपर के 200 जमींदार है हमारे गाँव में। तो मैं आपसे बता रहा हूँ, यहाँ थोड़ी कम जमीन है, पर 3 एकड़ 4 एकड़ तो आम है गाँव में। 3 एकड़ 4 एकड़ वाले जमीन का भाव अगर आज जोड़े 25 लाख रुपया किला जोड़े तो 1 करोड़ की है। उसके बच्चे का स्कूल में नाम कट जाता है, फीस नहीं भरी जाती। उस पर पढ़ने की किताबें नहीं है। पहले वाले स्टूडेंट से पुरानी किताब लेते हैं, नई स्टेशनरी से जाके नहीं लेते। और उसका अगर घर में बेटी आ जाए, 1000 रुपया लेना पड़े तो 3 रुपया सैकड़ा मिले, 4 रुपया सैकड़ा मिले, वो ले जाता। मेरी बात गलत है उनको बताता। ये 1 करोड़ वाले की हालत है, और जो 1 लाख वाला है वो 1.5 करोड़ कमा रहे हैं। कहीं कहीं है तो फर्क ना कीजिए। तो मेरा कहने का मतलब कि समय बदल गया। हमारे बच्चे रेडी लगाने में शर्म करेंगे, बोले भाई चौधरी जी, बोले रेडी नंबरदार का थोड़ा रेडी लगा रखा है। तो हम करते नहीं, बिहार के लोगों ने लगा रखी है। देखो आपके सारे जितने आपका इसका वाटर सप्लाई का काम है, ठेकेदारी का काम है, सारा कुछ बिहार यूपी के लोग कर रहे हैं, हमारे भी कर रहे हैं, आपके भी कर रहे हैं, गाँव में खेती भी वही कर रहे हैं। तो थोड़ा सा काम वाम में शर्म नहीं करके अपना काम और समय के हिसाब से बदलना चाहिए। अब मैं अगली बात पे आ जाता हूँ। थोड़ा सा मेरा भी परिचय दे दूं, कर दूं ना जी थोड़ा। बैठे हो 50 साल से ऊपर का आदमी, मेरी एक बात भी गलत हो तो मुझे रोक देना। चोर साहब का न्याय युद्ध चल रहा था और यहाँ जींद में उसे जो देवीलाल ग्राउंड कहते थे,
उस ग्राउंड में कभी इतनी भीड़ नहीं हुई जितनी उस वक्त थी। समझ समियाना बहुत बड़ा था। उस रैली में काम रणजीत सिंह कर रहा था। मेरी बात गलत हो तो बता देना। और उसके बाद जब एमएलए बने, टिकटें बटी, कुलबीर सिंह आपका एमएलए पूछ लो, टिकट जो देवला ने दी एमएलए बना, परमानंद यहाँ से एमएलए बना, रामकृष्ण बैरागी यहाँ से एमएलए बना, आपका सतूर सिंह एमएलए बना सभी से, और एक तो नैन नरवाना से बना, तब जनरल अलकार था। तो देवला ने टिकट दिए, न्याय युद्ध की टिकट थी भाई। जब 89 में चुनाव हुआ, लोग जब वो दिल्ली में चले गए डिप्टी प्राइम से बन के, तो मेरी बात गलत हो तो एक आदमी भी रोक गए। 48 एमएलए मेरे साथ थे, ओम प्रकाश जी के साथ 16 एमएलए थे। परिवार का फैसला था, बड़ा फैसला कर दिया कि ओम प्रकाश को बढ़ाएंगे, तेरे से 12 साल बढ़े। मैंने ये फैसला भी मान किया। मेरा कोई कसूर नहीं था, कोई कसूर नहीं था जी, कोई बता दे, नए बच्चों को तो पता नहीं। और उसके बाद मैनकाट हुआ, सारा कुछ हो गया। तो देवलाल के देश में, ओम प्रकाश जी के देश में 3-3 महीने सरकार चले, बिलासपुर चले, हुकम सिंह चले, जब ओम प्रकाश जी बनाए। लेकिन ये हुआ कि नहीं हुआ, बता दो। सामने बैठो भाई, रणजीत सिंह का क्या कसूर है, बता दो। मैं तो 20 साल, मुझे तो धक्के खाने पड़े, मेरा कोई कसूर नहीं था। और मैं 20 साल तक संघर्ष करता रहा, जैसे यूक्रेन वाले कर रहा। मैं तो यूं था, चारों तरफ से बमबारी, इसमें बीच में चला था। ये हुआ था ना, 20 साल संघर्ष करता, हथियार नहीं डाले मैंने, वो भी नहीं डाला, मैंने भी नहीं डाले। और 20 साल के बाद बड़ा कांग्रेस में था, झूठ नहीं बोल रहा, 3 बड़े गवाह। हुड्डा साहब की रैली थी, मैंने करी थी, किसी और ने करी थी, बता दो। पहली रैली मैंने करी हुड्डा साहब की। जावली रैली में 400 बसें रणजीत सिंह की गई थी, ऊपर पोस्टर लगे गए थे, कोई गलत है तो एक आदमी भी कह दे। और ना तो सुरजेवाला मदद कर रहे थे, ना वीरेंद्र सिंह कर रहे थे, ना मांगेराम गुप्ता कर रहे थे। ये बात सारे जींद वाले जानते हैं। सारा मैंने करी जींद हाउस में 1 महीने था। और भाई जब वो कांग्रेस मेरे को टिकट नहीं दे, तो मेरे लोग तो दबाव देंगे ना, रणजीत सिंह चुनाव लड़े। मैं छोड़ के चुनाव लड़ लिया, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, सब पार्टी की जमानत, एक भी नहीं, जितनी पार्टी है, कांग्रेस, बीजेपी, आईएनएलडी, जेजेपी, सारियों की जमानत, और 20,000 से जीत के आया। जब जीत के आया तो मुझे फोन आने शुरू हो गए। मुझे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी फोन आया, मनोहर लाल जी का, मुझे नड्डा साहब का भी फोन आ रहा था, हुड्डा साहब का भी फोन आ रहा था, जेजेपी वालों का भी फोन आ रहा था। भीड़ जरूर से मेरे कुर्सी पे आ रही थी, पीछे 15,000 का जुलूस था। मैं कहने लगा, भाई लोगों से कहने लगा, बताओ क्या फैसला करूं, तुमने बनाया, तुम जो कहोगे वहां जाऊं। तो मुझे वो कहने लगे, बोले भाई बस चलाए ना, ड्राइवर बस पे बैठा होता है, उसे सवारी बैठे कहे कि राइट को मोड़, लेफ्ट को मोड़, ब्रेक दबा, क्लच दबा, गैस दूसरा लगा ले, ब्रेक लगा ले। तो बोले बस जाके बरकत में लगेगी। बोले भाई तुम शाला ड्राइवर चला, हमने ठीक लेता तुम काम लेके चले। मैं चला गया जी, मैंने बीजेपी का फैसला करा, मैं चला गया। ठीक थी कि गलत थी ये आप जानो। अब मैं आपसे अगली बात बता रहा हूँ, अब मेरी बात गलत हो तो इसमें मैं मुराद कर देना। 2014 का जब लोकसभा का इलेक्शन था, सारे आदमी बैठे हो, कट्टर को लोक दल का भी बैठा हुआ, इंडिया का भी बैठा हुआ, कांग्रेस में 2-4 समाज का फंक्शन है। जब वो था तो मैं हुड्डा साहब की, हम कांग्रेस में, और भी हमारे साथ एमपी एमएलए बैठे होते थे। पता लगता कि जी मोदी बोल रहे हैं कि वाराणसी में, पटना में रैली हो रही है, हैदराबाद में रैली हो रही है, तो हम एक दूसरे का हाथ दबा के चलते कि चल भी बोल रहे देखेंगे। हम वो रैली देखते थे, आप देखते थे कि नहीं, बता दो, सारे बैठे हो। अब झूठ नहीं बोल रहा, मैं भी नहीं बोल रहा, देखते थे ना। फिर एक तरफा करा के नहीं करा, तो बताओ भाई मोदी को ही है कोई फैसला। अगली बार बताओ, 4 स्टेटों में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है, पंजाब में एक छोटी बात है, वहां तो रेडिकल फोर्सेज की आंदोलन के सामने देखिए। पंजाब में बॉर्डर के साथ की स्टेट है, पंजाब में लीडर से डिसल्यूजनमेंट थी, उनसे गुस्सा था, लोगों को नाराजगी थी, लोगों ने बात तो सब बड़े बड़े गिरा दिए। 2 लाइन होती है, एक पक्ष सरकारी, एक विपक्ष होता है।
उन्होंने बादल साहब से लेके 93 साल जो मुख्यमंत्री रहा, जिसका अकाली दल बहुत बड़ी फोर्स थी, आर्मी में मोर्चे लगाते थे, उनको भी सबको 0-1 नहीं छोड़ा। चन्नी 2 बार मुख्यमंत्री बना, उसको भी साफ। नवजोत सिंह सिद्धू, मनप्रीत बादल, वो एक मस्जिद क्या सारों को साफ कर दिया। और माफ करना, अगली लाइन में नहीं लेना चाहता, ऐसे ऐसे आदमी जो चौक पे खड़े होते थे, पटियाला चौक पे, उनको अंदर भेज दिया। ऐसे आदमी विधानसभा चलाना बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी चलेगी 1 साल, फिर देखना। मुझे भी कई कह रहे थे, बोलो बढ़िया है, मैं बोले ना भी मैं तो नहीं चाहता, मैं तो जहाँ हूँ यही रहूँगा। ईमान होता है तो आदमी की बात होती है। एक फैसला करके आ गया था, यही करो, क्या परिणाम निकले इसको नहीं देखना। देखिए आदमी का, मैं डॉक्टर करण सिंह है, बीजेपी में मेरे सिंधिया सर से डॉक्टर करण सिंह महाराजा जम्मू कश्मीर मेरे बड़े अच्छे रिश्ते हैं। मैं जब सब लोग बीजेपी में जा रहे थे पिछले चुनाव में, तो मैंने उन्हें कहा कि ना साहब आप भी अब छोड़ दो, बोले जब रणजीत सिंह जम्मू कश्मीर का राजा महाराजा रहे हैं, हमारी पीढ़ियों तक हमने 500 साल राज करा है, लोग क्या कहेंगे जब मेरा अंतिम दिन आया तो कहेंगे कि बूढ़ा आदमी जा लिया। बोले वो सम्मानित होते, जहाँ है वहाँ मिले नहीं मिले, बहुत जीवन में ले लिया। तो मेरा कहने का मतलब कि आदमी को अपनी जगह, अपना स्थान, अपनी गरिमा, अपना जो स्वाभिमान है उसे आँच नहीं आने देनी चाहिए। मैं तो 20 साल तक के खाए हैं, और मैं काजी चौटाला का बड़ा नाम होता था, हराते थे। माफ करना, मेरा बड़ा भाई है, एक बार उनकी ये स्पीच भी थी, मैं आज भी याद नहीं, उनके बच्चों से ज्यादा इज्जत कर, तो परसों में मिल के भी आया। वो नहीं आपको कोई तो इस उम्र में कहीं लड़ाई करनी नहीं है। मुझे आज भी मैं उनकी इतनी इज्जत करता हूँ, पर उनकी भाषा थी, जवानी थी, ये बोलते थे, बोले भाई चौटाला कोई याद में नींद में सोया पड़ा हो, अरे उसे आने के चौटाला आ गया, फट के नींद से निकले तो चौटाला क्या ये वक्त भी थे हाल आदि। अरे भाई उठा था, हमारा ही दोस्त है, निर्णय नहीं ले सके। मैं तो रोहतक की वर्चुअल मीटिंग में कहा था, पता नहीं आपने कोई गए हुए थे नहीं गए थे, मैं कहने का उठा, वक्त इंतजार नहीं करके फैसला ले ले, हरियाणा से भी तब देखना नहीं ले सके। आज वो कई बार वो कहते हैं कि मेरा दोस्त है, घड़ी में आके नहीं बढ़ूंगा, मैं यही रुकूंगा। तो मेरा कहने का मतलब कि पर्सनल की राजनीति नहीं करता। तो मैं आपसे एक बात कह के जा रहा हूँ कि तमिलनाडु में अब तक बीजेपी नहीं गई, केरल में अब तक बीजेपी नहीं गई, जो आम आदमी पार्टी बनी है वो एक पंजाब तक आई है। पूरे देश में पहुंचते पहुंचते आरएसएस को, बीजेपी को 50 साल लगे। 1984 की लोकसभा में 2 MP थे उनके, और आज पूरे देश में आ गई आम आदमी पार्टी। ये आपका हमारा सपना है, ये कल रिजल्ट आए हैं, कोई भी याददाश्त 2 महीने को नोटबंदी को याद करेंगे, ये 6 महीने साल के बाद इस बात को सब भूल जाएंगे। लंबे समय तक, मैं गलत नहीं कह के जा रहा, हमारे समाज के लोग बैठे हो, लंबे समय तक अगले 20-30 साल बिना बीजेपी के दूसरी पार्टी नहीं है। मैं आपको ठीक बताया, मैं उस कांग्रेस में जिसने मुझे टिकट नहीं दिया, जो देवलाल का बेटा हूँ, इतना स्वाभिमान रखता हूँ कि जीत के मैं उस खिड़की पे कैसे जाऊँ जिसने मुझे टिकट नहीं दी। मैं तो पहले ही फैसला कर दिया कि अगर मैंने तो मुख्यमंत्री जी का पूरा था, कहने का मनोहर जी, अगर कांग्रेस की 52 सीट आ जाए, 45-46 में सरकार बनती है और आपकी 27 आए, तो मैं 27+1 लिख लो, मैं जो देवलाल का बेटा हूँ, हमारी जबान है, मैं 52+1 नहीं होगा, और उनमें से मैं 7 भाई मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। मैं अपने मुंह से कहूँ तो अच्छा नहीं लगता। बिजली के मामले में मैंने सुधार करा, जेल मंत्रालय में बहुत बड़ा सुधार करा। हमारे ऑफिसर थे, सुप्रीम जेल थे, फुल शर्ट में जाए, नीचे चप्पल पहन के जाए, जहाँ हार्ड क्रिमिनल खड़े उनकी बैरिक अलग होती है। मैं तो जेलें देखी अंदर से 20-20 हार्ड क्रिमिनल खड़े, जिसने 20-20 मर्डर कर रखे हो। मैं कहने का इन पे आप जाएंगे तो आपका दबाव क्यों मानेंगे। और अगर IPS की उस यूनिफॉर्म में कैप लगी कि डरेंगे कि SP साहब आ गए, क्या लगे जी हमें ये दे देंगे, भर्ती दे देंगे, फिर गाड़ी नहीं होगी, बस में चलेंगे, खड़े रहे, सीट नहीं मिले तो फिर हमारी IPS तो गई। तो CM साहब से मैंने रिक्वेस्ट करी, हमारी मीटिंग में बैठे 6 घंटे, सारे स्टूडेंट बनाए और उसी वक्त फैसला कर दिया कि आज से IPS की यूनिफॉर्म और आपको सबको गाड़ियाँ देंगे, जेल में सुधार किया।
जेल में कैंटीन का ठेका अलग होता था, राशन लेने का अलग होता था। हमने सारा कैंसिल कर दिया कि सारा ऑनलाइन हो गया, कोई आदमी एक पैसा बिना मंत्री खा सकता था, साफ कर दिया। बिजली विभाग में मेरा 31% लॉस था और आज के दिन 14% पे आ गया। मतलब जब 1% कम होता है तो आप ये समझो कि हमारा 380 करोड़ रुपया प्रॉफिट हो जाता है। आज के दिन 2000 करोड़ रुपये प्रॉफिट में जा रहे हैं। भाई मुझे तो 20 साल के बाद मौका मिला ना, मैं कर रहा हूँ और जो मेरे से होगा बढ़िया कर रहा हूँ। 10 सालों राजनीति करनी है। अभी 73 में है, हमारे साथ वाले चल रहे हैं। अभी तो लोग 85 तक भी कर रहे हैं। उम्र का भी जरूरत है, बैठ के घूम रहे, कोई बुरी बात नहीं। 87 साल में आपकी बच्चों को चाबी नहीं देते, अपनी जेब नहीं रखते हो, दादे भी अपने पास ही रखते हैं। तो अभी तो लंबा चलेंगे, जो कुछ होगा आपके लिए करूँगा, जो मेरे से बढ़िया होगा वो करूँगा। थोड़ा सा एक परिचय देना था, इस करके मुझे थोड़ा पिछला इतिहास भी बता के, क्योंकि नए बच्चों को पता नहीं। पर एक बात आपसे कह के जा रहा हूँ कि रणजीत सिंह पे कभी भ्रष्टाचार का इल्जाम नहीं लगेगा। रणजीत सिंह कभी किसी से बदतमीजी नहीं करेगा। और कोई भी आदमी आ गया, मैं तो मेरा फोन सार्वजनिक है, कई आदमी डायरेक्ट फोन कर लेते हैं, मैं उसी में तरह को कहता हूँ भाई इसे बिजली का फिक्स कर मुझे फोन कर। और मुझे इस बात से मुझे इज्जत मिल रही है। थोड़ा सा आपके कुछ जगह जिनमें जींद खास करके थोड़ा सा टफ है कि जहाँ बिजली का बिल थोड़ा कम भरते हैं, भिवानी वाले भी भरते हैं, तो सोलर जींद वाले कम भरते हैं। मैं थोड़ा आपसे निवेदन करूँगा कि अब मई जून आते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब 49 टेम्परेचर होना चाहिए तो गर्मी में अगर आदमी चले तो ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, आदमी को सांस आना मुश्किल होता है। इस करके भाग के पेड़ों के नीचे रुक जाते हैं, छांव में भी सांस तो आने। तो जब इतनी गर्मी होती है, जब बच्चे छोटे बिलखते हैं ना, तो फिर आदमी को तकलीफ होती है कि भाई बिजली होनी चाहिए थी। अगर एक बात बताओ, जिस दुकान से तुम राशन लो और 12 महीने राशन लो, उसका बिल ना पे करो तो फिर अगला कभी तो खाता बंद करेगा कि नहीं करेगा? सच्ची बता दो। जब बिजली का बिल ही नहीं भरो तो फिर सरकार थोड़ा ये करती है, जो नहीं भरते उन्हें थोड़ा कट लगा। तो जैसे एजुकेशन का मामला है, रात को देनी पड़ती है। जहाँ आपको पब्लिक हेल्थ का मामला है, वाटर पर चलाने हैं, हॉस्पिटल की लाइन देनी पड़ती है, इस करके 10, 12, 14 घंटे देती है। पर जहाँ 24 घंटे जहाँ पूरे बिल भरते हैं, 70% से ज़्यादा बिल भरते हैं, वहाँ 24 घंटे बिजली देते हैं। ये पूरे हरियाणा में, मैं रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ। आज के दिन 5592 गाँवों में 24 घंटे बिजली रहती है और 700 गाँव में जहाँ बिल नहीं भरते। तो मेरा भी आपसे यही है, मैं चौटाला में भी कह देता हूँ, बुरा ना माने, मैं तो नहीं पीता पर कह देता हूँ कि भाई दारू दूरू पे थोड़ा कम खर्च कर दो, बिजली बच्चों को लिए थोड़ा सा बचा दो पैसा कि भाई इस पे कर ले, थोड़ा सा बिल बने क्या था। ठीक हो गया तो हम शायद वो रेट का भी सोचेंगे, जितना मेरे से होगा। मैं जिम्मेदारी की बात समझता हूँ। ट्यूबवेल हमारे कनेक्शन का मामला था, मैंने, आप विश्वास नहीं करेंगे, जो सोलर के ट्यूबवेल है उसमें 35% तो 30% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 45 हम देते हैं और उसके बाद 25% किसान के लगता है। 5 एकड़ 7 एकड़ वाले के लिए वो ट्यूबवेल बहुत बढ़िया है, जहाँ 100 फुट से ऊपर पानी है वहाँ वो काम करता है। और हमें एक दिन पोर्टल खोला, 2 घंटे के लिए 28,000 आगे अगर रात को खुला रखते तो 1 लाख लोगों की डिमांड आ जाती, पोर्टल बंद हो गया। ये हमें 15 मेगावाट का टारगेट मिला था, मैंने 50 मेगावाट कर दिए। हमें 22,000 मिले थे, हमने 50,000 इस महीने तक हम ट्यूबवेल लगा देंगे। दूसरे ट्यूबवेल जो है जिन्होंने 2018 तक बिल भर रखे हैं, 2018 तक 30,000 रुपये जिसने ट्यूबवेल की सिक्योरिटी का भरा है, वो हम 6ठे महीने तक सारे ट्यूबवेल लगाते हैं। एक ट्यूबवेल भी नहीं रहेगा, क्योंकि आजकल जब फसलें कटेंगी तब अंदर ट्राले जाएंगे, खंभे जाएंगे, ट्रांसफार्मर जाएंगे, वो अगले 1.5 महीने में हम लगा देंगे। और जो लोग नहीं भर सके उन्हें हम इसके बाद कहेंगे कि भाई 3 महीने का टाइम देता है, तुम 20,000 रुपया जमा करा दो, इस साल में सारे सारों के कनेक्शन कर देंगे। ये भी हम कर देंगे। तो मेरी तरफ से जो बढ़िया किसानों के लिए हो रहा कर रहा हूँ। बाकी ये प्रोग्राम चलते रहे, बढ़िया बढ़िया लोगों को बुलाते रहो। हमारे वाले समाज वालों को तो सारों को बुला लो, कोई इसमें शर्म नहीं है। मेरे वाला फोटो दिखा दिया, भाई ये देखे गया, तुम भी दे जाओ। अपनी राज में 6-7 बैठे,
थोड़ी यूं खुल के बता रहा हूं कि जानकारी होनी चाहिए। अब केवल समाज की बात हो रही है तो वही कह रहा हूं। मेरे पास, दुष्यंत के पास और जेपी दलाल के पास, देवेंद्र बबली के पास और इसके बाद कमलेश झांडा के पास, हमारे पास आज हरियाणा के 80% महकमे हम इतनों के पास है। बताओ 18 राज है कि नहीं है? मेरा महकमा तो मैं चला रहा हूँ। रोज गांव में जाट सरपंच नहीं बनता। आप कह रहे हैं तुम्हें तुम्हारा भला सोचने वाला वो इस करके कह रहा हूँ। जाट रोज सरपंच नहीं बनता, ब्राह्मण भी बना देते हो। हमारे चौटाला बड़ा गांव है, हमारे भी 12,500 वोट है, पर हमारे भी दूसरे कौम का भी बन जाता है। हरिजन भी बन गया, SC में हो गया तब। पर मैं ये कह रहा हूँ जो बंसीलाल बने सबसे पहले, उसके बाद जो देवीलाल बने, फिर ओम प्रकाश जी बने, फिर हुड्डा साहब 10 साल बने। भाई किसी और का भी नंबर आ जाता है, कोई इसकी हमें थोड़ा सा मन मजबूत करना चाहिए। राज तो चलता रहता है, सिस्टम है, सिस्टम में कब किसका नंबर आ जाए। भारतीय जनता पार्टी 20 साल राज करेगी। मैं नाराज होकर बाहर जा दूँ, कोई और बाहर जाने, उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा। ओम प्रकाश जी बाहर थे, हुड्डा साहब, इन दो में लड़ाई होती थी, कांग्रेस और इंडिया की। ये था ना जो पुराने इतिहास, पर बीच से बीजेपी निकल के आ गई, राष्ट्रीय पार्टी आज खड़ी हो गई। अब उस पार्टी पे कहीं कोई कमी नहीं है। तो मैं आपसे ये भी सुझाव देता हूँ कि भाई थोड़ा सा, वो कहते हैं कि आदमी को हालात देख के समझौता कर लेना चाहिए। घड़े करड़े खड़े ना बोलो और थोड़ा थोड़ा नरम होके राज की तरफ आ जाओ। और राज में सारा फायदा, अगर मैं रणजीत सिंह नहीं होता, अगर आज मैं मंत्री नहीं होता, तो बात करना ये 21 लाख कहाँ से देता जी? क्यों वीरेंद्र सिंह से मांग जब आके दे देंगे कि घर से तो ना मैं देता ना क्यों वीरेंद्र सिंह देते ना हुड्डा साहब देते। ये तो सरकार का फंड होता है ना, हमने कहा कितना देना है देख के करते हैं। तो पैसा तो 80% लोग हम पैसा बांट रहे हैं, फिर भी तुम अगर इस बात का विराट करो तो ठीक नहीं है ना। हमें मुख्यमंत्री जी हमारी इज्जत करते हैं, कभी किसी काम के लिए मना नहीं करते। जब लोगों ने मोदी साहब को बढ़ा दिया, देखो अगले का डंका बज रहा है पूरे देश में। उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में लोग कहते हैं यूँ होगा। अखिलेश की यादी मैं भी रहती है, देखता था अखिलेश और जयंत की बहुत बड़ी रैली होती थी, पर वोटर तो वोटर होता है ना। मैं आपसे बता रहा हूँ, कोई कहते जी मशीनों से गड़बड़ थी, तो मुझे ये बताओ अखिलेश यादव 63,000 से क्यों जीतता? सरकार से ही करते तो फिर चन्नी 2 जगह क्यों आता? उसने तो बड़े भंगड़े डाले थे, खुद सरकार था, दोनों जगह लोगों ने चित कर दिया। ये तो वोटर फैसला करते हैं। बादल साहब जैसा आदमी 93 साल की उम्र मुख्यमंत्री था, वो भी चुनाव हार गए। ये तो लोगों का एक, लोगों में हवा बनी होती है जिसका फैसला करते डरते थे। बहुत लंबी बात होगी, मैंने खासा बातें आपसे शेयर कर ली। अब थोड़ा सा मैं बोल के जा रहा हूँ ना जी, आधे घंटे बाद रणजीत सिंह क्या था, अब क्या, ये कहने के बाद थोड़ा सा परिवर्तन तो आप भी समझेंगे कि बात तो ठीक है जी। तो भाई सबको बहुत राम राम, मेरी शुभकामना है। सदा आपका हमारा समाज जिंदा रहे, बढ़िया रहे। हम सदा से एक बात कह के खत्म करता हूँ, बहुत लंबा हो जाता है तो, कि हमारी अपनी पहचान है, वो पहचान रहेगी, उसे कोई नहीं मिटा सकता।